Guys, what's up? I'm Shalini. Welcome to my channel बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 8 शुरू किया था, 1 to 7 हम डिस्कस कर चुके थे। हमने चैप्टर 8 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the originator of the जैन रिलीजन? जैन रिलीजन का ओरिजिनेटर कौन था? आर्य सुधर्म, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव। तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था जब हम जैन रिलीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताना। इसका आंसर है आंसर डी। आपका जो ऋषभ देव है उन्होंने जैन रिलीजन शुरू किया था। जो लास्ट जो महावीर जो स्वामी हैं उन्होंने जैन रिलीजन को बहुत ही ऊपर दर्जे में आप कह सकते हो, उन्होंने इसको फैलाया था ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर जगह। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है महावीर स्वामी और ऋषभ देव में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम पहले एक क्वेश्चन था जो कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि बीसीई और उसमें सीई में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका बीसी है और सीई है, जो हिस्ट्री में जो डेट की टर्मिनोलॉजी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिफोर क्राइस्ट एरा और क्राइस्ट एरा। जो ज़ीरो है हम वो टाइम मानते हैं इस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसके पहले एरा को हम बीसी बोलते हैं और इसके बाद के एरा को सीई बोलते हैं। ओके, देन फिर आप जब देखोगे बीसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है। और सीई में जैसे हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे काउंटिंग होती है। लाइक अगर ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद हम क्या करते हैं 1 2 3, तो ऐसे ही काउंटिंग होगी यहाँ 1 2 3। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग होती है। लाइक 2 1, हम यहाँ पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, जीरो की तरफ जा रहे होते हैं। लाइक 3 2 1 0, तो ऐसे जाएंगे हम। और यहाँ पे 1 2 3। इसलिए आपने जब हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था स्टोन एज क्या था, 2 मिलियन से 10,000 बीसी तक था। इसकी वजह से वो पीछे की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसी तरह से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हमने बात की थी तो वो 2500 से 1750 बीसी में था, क्योंकि ये जो है क्राइस्ट के जन्म के पहले का टाइम है। इस वजह से आई होप अब जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। और अगर जो भी डाउट होगा इस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपका डाउट क्लियर हो सके। चलिए अब लेक्चर देखते हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था कि डायनेस्टी क्या होता है और एक किंगडम, जो बड़ा किंगडम होता है वो क्या है। एम्पायर के बारे में हमने बात की थी वहाँ पे, और हमने डिफरेंस देखा था कि हाउ और एम्पायर्स जो था डिफरेंट है आपका किंगडम से। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने डिस्कस कर लिया था। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को किस तरह से रूल किया जाता था इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका एक यूनिक रूलर कैसे कहलाता है। अशोका वॉर इन कलिंगा, जो अशोका का जो वॉर था कलिंग युद्ध का वॉर, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, कलिंग वॉर के बारे में जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है हमें। अशोक की जो धम्म की पॉलिसी थी उसके बारे में जानेंगे। और मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद कौन कौन से एम्पायर उभर कर आए उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देख लेते हैं जो आपका पहला है, या पहला जो आपका है, देखो आप जो हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अगर आप बात करो तो देखो पाटलिपुत्र यहाँ है। पाटलिपुत्र को क्या किया था कि उसको कैपिटल सिटी बनाया गया था, क्योंकि पाटलिपुत्र में क्या होता है गंगा और सोन नदी आके मिल जाती है पटना में, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की थी तक्षशिला तक उनका जो साम्राज्य था फैला हुआ था, और दक्षिण में उज्जैन तक फैला हुआ था। तो चारों दिशाओं में जो अशोक का साम्राज्य था मौर्य एम्पायर का वो फैला हुआ था। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट, जो रूलिंग द एम्पायर हम ये पढ़ चुके थे।
तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपका रह गया था कि वो फॉरेस्ट रीजन पे भी जो कंट्रोल करते थे, जो लोग जो रहते थे फॉरेस्ट में, वो क्या थे, लेस डिपेंडेंट थे बाहर के लोगों पर। लेकिन मॉडर्न ऑफिशियल जो थे, मौर्य काल के जो ऑफिसर्स थे, वो उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स ये सब राजा को प्रोवाइड कराए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी। तो इसमें एक छोटा सा, आप कह सकते हो कि एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है कि मेगास्थनीज जो थे एम्बेसडर, उनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आपके सेल्यूकस निकोटर के द्वारा। तो मेगास्थनीज की एक बहुत ही फेमस बुक है, फेमस बुक का नाम है इंडिका। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछता है कि मेगास्थनीज की जो जो बुक है वो उस बुक का क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, उस बुक का नाम है इंडिका। और इससे अलावा भी सीजीएल के अलावा भी काफ़ी सारे वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बारे में मेगास्थनीज ने कुछ उनको जब भेजा गया था चंद्रगुप्त के आप उसके दरबार में, तो उन्होंने जो कुछ भी वहाँ देखा उसको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो उनके डिस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि एक मतलब ग्रैंड रॉयल वहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रहा था। जब भी राजा अपने प्रजा से मिलते थे तो एक सेलिब्रेशन के तौर पर वहाँ पे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता था। राजा जो थे वो पालकी में लाए जाते थे, गोल्डन पालकी में, और जो उनको चारों तरफ से जो था क्या था, गार्ड उनको प्रोटेक्ट करते रहते थे। और जो भी गार्ड थे वो किस पे रहते थे, एलिफेंट्स पे रहते थे। और एलिफेंट्स क्या थे, डेकोरेट किए जाते थे गोल्ड और सिल्वर से। और कुछ गार्ड जो है वो कैरी करते थे ट्री को अपने साथ, और उस ट्री के ऊपर क्या एक लिविंग बर्ड रहती थी। और उसमें क्या एक फॉल्क ऑफ ट्रेन पैरेट्स, मतलब झुंड रहता था ट्रेन पैरेट्स का, जो कि राजा के चारों तरफ घूमता रहता था सर के। तो आप देख सकते हो कितना आलीशान और भव्य पूरा, कितना वो लोग खर्च करके वो ये प्रजा से मिलते थे। तो और जो किंग था वो नॉर्मली क्या रहता था, सराउंडेड रहता था आर्मी वुमेन से। जो वुमेन थी वो आर्म से पूरा भरपूर रहती थी और वो राजा को प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि राजा को क्या रहता था, डर रहता था कि उसको कोई मार ना दे। और जो वो खाना भी खाते थे वो भी टेस्ट किया जाता था उनके स्पेशल सर्वेंट के द्वारा, उसके बाद ही वो कुछ खाया करते थे। और जो राजा जो था वो 1-2 रात से ज़्यादा किसी एक कमरे में नहीं सोता था, ताकि लोगों को पता ना चले कि राजा का कौन सा रूम है, ताकि उसे रात में मार ना दिया जाए। उसके बाद जब हम पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा है ऐसा मेगास्थनीज ने, कि वो बहुत ही सुंदर और बड़ा सिटी है, सराउंडेड बाय मैसिव वॉल से घिरा हुआ है, 570 टावर्स है वहाँ पे, 64 गेट्स हैं। और जो उनके हाउसेज हैं वो 2 और 3 स्टोरी हाउसेज हैं। मतलब आज की तरह जैसे 2 और 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होते हैं, वैसे ही 2-3 बिल्डिंग्स थे उस समय भी। और वो जो कैसे किए जाते थे, तो वुड से, मड ब्रिक से, इन सब से उसको बनाया जाता था। और किंग जो है वो, जो किंग का जो पैलेस था वो भी वुड से बना होता था, और वो डेकोरेट होता था विथ स्टोन कार्विंग से डेकोरेट होता था। और इट इज सराउंडेड विथ गार्डन, और सराउंड होता था आपका गार्डन से। और क्या वहाँ पे बर्ड्स को भी रखा जाता था। तो ये पूरा इसके बारे में थोड़ा सा मेगास्थनीज ने लिखा था, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो एक बार हम ग्रीस का लोकेशन अगर आप देखो, तो ग्रीस जो है वो अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और यहाँ टर्की है। तो इस 4 देशों की सीमा जो है वो ग्रीस से लगती है। और मैंने आपको बताया था कि टर्की जो है वो एक लौता ऐसा देश है जो कि इसका आधा जो पार्ट है वो आपका यूरोप में है, और आधा पार्ट जो है वो एशिया में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रीस है उसके इस साइड आप क्या देख सकते हो, आयनियन सी है, और इसके ईस्ट में एजियन सी है। ओके, और यहाँ पे हो गया मेडिटेरियन सी। तो तीनों तरफ से क्या है, सी से घिरा हुआ है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अशोका वॉर इन कलिंगा। कलिंग का जो अशोक का वॉर था वो हम देख लेते हैं। तो कलिंग जो है वो एंशियंट नेम है आपका उड़ीसा सिटी का। और जो ये यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब राजा एक अशोक जब यहाँ पे वॉर जब करते हैं, कलिंग जो कलिंग को जीतने के लिए जो वॉर किया जाता है उड़ीसा में, तो
वो कलिंग को जीत लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि पूरी स्टोरी बदल जाती है। जीतने के बाद भी वो हारा हुआ खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो अपने चारों तरफ इतना वॉयलेंस, इतना ब्लड सेड, खून की नदियाँ देखते हैं, तो उनका मन पूरा गंदा हो जाता है, आप कह सकते हो कि वो इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो लड़ाई कभी नहीं करेंगे, वो कभी भी फाइट नहीं करेंगे। और ये एक लौते ऐसे किंग हैं, ओनली किंग इन द हिस्ट्री हु गेव अप वॉर, जिन्होंने वॉर को छोड़ दिया था। किसी भी जगह को जीतने के बाद, वॉर को जीतने के बाद उसे छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। वही कि आप किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल लगा के, पूरी जद्दोजहद करके किसी चीज़ को जीतते हो, और फिर वो जीतने के बाद उस चीज़ को छोड़ देना काफ़ी मुश्किल है। आप लोग सभी जानते हो इस चीज़ को। लेकिन ये एक बहुत ही महान किंग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे जाने के बाद भी वो अपने हाथ से उस, मतलब हिस्ट्री में ऐसे इकलौते ऐसे किंग है कि वो छोड़ देते हैं कि भाई अब वॉर नहीं करेंगे, अब किसी को जीतेंगे नहीं, जो जितना है उतने में खुश रहना है। तो ये मोस्ट जो अशोका जो थे वो यूनिक रूलर थे। तो क्यों थे? क्योंकि मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर थे अशोका, क्योंकि ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ये मैसेज देने का ट्राई किया है पीपल को। फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने कोशिश किया है। अब सवाल ये उठता है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन एक ऐसा, आप कह सकते हो किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखवाना इंस्क्रिप्शन है, लाइक स्टोन पे या फिर किसी मेटल पे कुछ चीज़ें कड़वा के लिखवाना कि अपनी बातों को अपने, तो उसको आप इंस्क्रिप्शन कहोगे। और जो मोस्ट ऑफ जो इंस्क्रिप्शन है अशोक की, वो किस में है? प्राकृत लैंग्वेज में है, और रिटर्न है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। हमने प्राकृत के बारे में बात किया था, एक पाली लैंग्वेज था और एक प्राकृत लैंग्वेज था। जो पाली लैंग्वेज था उसको बुद्धा ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने सरमन को देने के लिए, और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ जो किया है वो जैन ने किया है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आता है कि प्राकृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज आपका ऑप्शन में दिया रहेगा और पूछेगा कि बुद्धा ने कौन सा लैंग्वेज का यूज़ किया था लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक अपने सरमन को पहुंचाने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें तो देखो, ये इसका जो था वो पुराना जो नाम था वो था कलिंग, वो यहाँ पे है। और अगर आप मॉडर्न उड़ीसा को देखें तो उसकी जो टेरिटरी है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, तो ये से 4 स्टेट हैं जिससे लगती है, और ये बे ऑफ बंगाल है। तेलंगाना से उड़ीसा की बॉर्डर नहीं लगता है गाइस, इसको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो छत्तीसगढ़ है, देखो ये एरिया पूरा कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तेलंगाना को काट रहा है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा और छत्तीसगढ़ से लगती है, और उड़ीसा से इसकी बॉर्डर टच नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना का जो बॉर्डर है वो उड़ीसा से टच नहीं होता है। और मैप को हमेशा देखते चलो, एक बार में मैप आपको लर्न नहीं होगा, तो इसलिए मैप को हमेशा कंसिडर करो जो भी कोई स्टेट आ रहा है, भले एक छोटा सा स्टेट क्यों ना हो, पर ये मत सोचो कि छोटा स्टेट है यार बाद में देख लेंगे, क्योंकि वो बात कभी नहीं आएगा। अभी करो जो भी करना है। तो चलो फिर देखते हैं इसके आगे कि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो क्या डिस्क्राइब करता है कलिंग के वॉर के बारे में। तो अशोका ने डिक्लेयर किया है अपने एक इंस्क्रिप्शन में कि उनको 8 साल आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग, 8 साल बाद किंग बनने के मैंने कॉन्कर कर लिया कलिंग को। लेकिन कलिंग को कॉन्कर करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लाख और बहुत सारे लोग, लाखों में बहुत सारे लोग कैप्चर किए जाते हैं, और फिर लाखों से ज़्यादा लोग मारे भी जाते हैं, जो उनको दुख पहुंचाता है। और क्यों दुख पहुंचाता है? क्योंकि व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, जब हम इंडिपेंडेंट लैंड को जीतते हैं तो लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और उसमें से काफ़ी सारे लोग को प्रिजनर बनाया जाता है, और उसमें उन लोगों की कोई गलती भी नहीं होती है। ब्राह्मण और मॉन्क भी होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, और जो पीपल होते हैं
जो अपने रिलेटिव से बहुत ही आप कह सकते हो कि दया के साथ रहते हैं, काइंड दिखाते हैं लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्लेव्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, वो भी मारे जाते हैं। काफ़ी सारे स्लेव्स और सर्वेंट्स भी मारे जाते हैं, जो भी लव वंस हैं वो उसको लूज़ कर देते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें उनको सैड कर रहा था, उनको दुखी कर रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑब्जर्व करेंगे धम्म की पॉलिसी, और वो खुद ही ऑब्जर्व नहीं करेंगे, खुद ही नहीं अपनाएंगे धम्म की पॉलिसी को, बल्कि लोगों को भी धम्म की पॉलिसी के बारे में सिखाएंगे। उन्होंने बोला, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रो धम्म इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रो फोर्स। लोगों को धम्म से जीतना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कि उसको फोर्सली कॉन्कर करना, फोर्सली कि भाई तुम मेरे साथ आके मिल जाओ, मार के पीट के उसको खुद के साथ मिलाने से अच्छा है कि उसको प्यार से धर्म की पॉलिसी के साथ हम उसको अपनाएं, हम उसको समझाएं कि भाई आप मेरे साथ आके मिल जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है उनके अनुसार। तो उन्होंने बोला, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। मैंने फ्यूचर के लिए मैं ये मैसेज इंस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे बेटे हों और मेरे ग्रैंडसन हों वो भी वॉर के बारे में ना सोचें। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक, इंस्टीड वो ये सोचें कि कैसे धम्म की जो उनकी पॉलिसी है उसको स्प्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। धम्म जो है वो एक प्राकृत वर्ड है, जो कि संस्कृत टर्म जो है धर्म उससे लिया गया है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धम्म जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो प्राकृत वर्ड से लिया गया है और संस्कृत में उसका मतलब होता है धर्म। अब सवाल ये उठता है कि ये धम्म की पॉलिसी क्या है, व्हाट वाज अशोकाज धम्म पॉलिसी। तो अशोका की जो धम्म की पॉलिसी है, नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान की पूजा करना इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज़ में, या कि परफॉर्म या फिर रिचुअल्स परफॉर्म करो, भगवान को खुश करो, सेक्रीफाइसेस दो एनिमल्स की, इस बारे में वो बात नहीं करता है। उनको अशोक कहते हैं कि जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को समझाता है, पढ़ाता है, वैसे ही वो ये समझते हैं कि उनकी ड्यूटी है कि वो उनकी प्रजा को धर्म की पॉलिसी को समझाएं, उनको इंस्ट्रक्ट करें कि धर्म होता क्या है। तो जो आप अगर देखोगे तो अशोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं बुद्ध की टीचिंग से, और वो पैट्रोनेज भी देते हैं बुद्ध को। और कहीं ना कहीं एक वजह बुद्ध जो धर्म इतना ज़्यादा फैला उसका कारण ये भी है कि बुद्ध धर्म को रॉयल पैट्रोनेज बहुत ज़्यादा मिला। तो अशोका ने भी बुद्ध को की टीचिंग से इंस्पायर हुए और उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने का ट्राई किया। प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये हुआ उनको जब ये धर्म की पॉलिसी को फैला रहे थे, जो उनके एम्पायर में जो लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन के थे। क्योंकि देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला बात है कि जैसे इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं, हर लोग का अपना अपना रिलीजन है और अपना अपना कस्टम्स हैं। तो उसी तरह जब आप बात करो अशोक के प्रजा की तो अशोक का जो प्रजा था वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग थे और उनका जो रिलीजन था वो डिफरेंट रिलीजन था। और इसकी वजह से क्या होता था, कई बार आपस में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करता था। एनिमल सेक्रीफाइस काफ़ी बहुत ही बड़े रूप में प्रचलन में थे। हमने देखा था वैदिक एरा से वो शुरू हो गया था, एनिमल्स की बलि चढ़ाना भगवान को खुश करने के लिए। स्लेव और सर्वेंट्स जो भी नौकर चाकर थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। फैमिलीज़ के बीच में बहुत ही ये लड़ाई झगड़ा था, फैमिलीज़ और नेबर्स के बीच में लड़ाई होता था, नेबर्स के आपस के बीच में नेबर्स में लड़ाई होता था। अशोक को ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम पहुंचा रही थी जब वो धर्म की पॉलिसी को फैलाना चाह रहे थे। और अशोक को ऐसा लगा कि ये उनकी ड्यूटी है कि ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, वो उसको सॉल्व करे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने एक अपॉइंट किया ऑफिशियल्स जो कि धन महामाता के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी ये बन जाता है कि वो ऑफिशियल का क्या नाम था जिसको कि अशोक ने अपॉइंट किया था धम्म को फैलाने के लिए। तो ये है धम्म महामाता के नाम से है, धम्म महामाता उनको बोलते हैं, जो कि हु वेंट टू प्लेस, जो प्लेस टू प्लेस जाते थे और टीचिंग करते थे पीपल अबाउट धम्म के बारे में लोगों को बताते थे।
अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक और पिलर्स। अशोका ने क्या किया था, अपने मैसेजेस को रॉक्स पे, पिलर्स पे इंस्क्राइब किया था, इंस्ट्रक्ट दिया था कि ऑफिशियल को भी कि आप लोगों को पढ़ के सुनाओ ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या करो, आप पढ़ के सुनाओ, पढ़ो, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें मेरे इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो अशोका ऑल्सो सेंट, अशोका ने क्या किया था कि मैसेंजर को भी भेजा था अपने आइडियाज़, जो धम्म का जो आइडियाज़ था उसको डिफरेंट लैंड तक, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, तो इन सब जगहों पे अशोक ने अपने मैसेंजर को भेजा था। अभी हम इसकी लोकेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ही बिल्ट रोड, उन्होंने रोड बिल्ड किया, कुएं खुदवाए, लोगों के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए कि जो लोग चलते चलते थक गए हैं तो वो रेस्ट कर ले उस हाउस में जा करके। तो ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवाया, बोथ ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए भी। तो उनका ऐसा मानना था कि लोगों को सिर्फ ह्यूमन के प्रति ही दया भावना नहीं रखना चाहिए, बल्कि एनिमल्स के प्रति भी दया भावना रखनी चाहिए। तो अगर आप लोकेशन देखो ग्रीस की, तो अभी हमने बात किया था ग्रीस, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और आपका टर्की से लगता है। यहाँ आयोनियन सी है, यहाँ एजियन सी है, तो यहाँ मेडिटेरियन सी है। तो आप इस तरह से फॉलो करते रहो, आप मेरे लेक्चर भी फॉलो करोगे तो भी आपके काफ़ी सारे मैं आपको लर्न करा दूंगी मैप, क्योंकि काफ़ी बार जब आप रिपीटेडली किसी एक चीज़ को देखते रहते हो तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इजिप्ट का अगर आप लोकेशन देखो, तो इजिप्ट की लोकेशन की बात करो तो ये देखो, इजिप्ट जो है वो लीबिया से लग रहा है, यहाँ सूडान है और यहाँ इजराइल है। तो यहाँ 3 कंट्री है जो इजिप्ट को टच कर रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ आप रेड सी है, यहाँ मेडिटेरियन सी है। तो रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए स्वेज कैनाल है। आप इस मैप में देखो, यहाँ है स्वेज कैनाल, यहाँ है स्वेज कैनाल, और ये हो गया मेडिटेरियन सी, ये हो गया रेड सी। तो जो ये स्वेज कैनाल है वो आपका आर्टिफिशियल आपका कैनल है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कैनल 2 तरह के होता है, एक आर्टिफिशियल कैनल होते हैं जो मैनमेड कैनल भी कहलाते हैं, और एक होता है आपका नेचुरल कैनल जो कि ऑटोमेटिकली बना होता है। तो ये आर्टिफिशियल कैनल है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था ट्रेड के लिए, कि ट्रेड आसानी से हो सके। तो अब हम बात करते हैं रामपुरा बुल की, जो फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है, स्टोन की एक मूर्ति है, जो कि आपको जो है ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ ए मॉडर्न पिलर का पार्ट है, फाउंड हुआ है रामपुरा बिहार में इसको फाउंड किया गया है, और अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। देखो ये इस तरह से दिख रहा है, ये है रामपुरा बुल। और ये जो एग्जाम्पल है इस बात का कि उस टाइम में भी स्कल्पचर बनाने में लोग कितने माहिर थे, कितने स्किल था उनके अंदर। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर इसमें नक्काशी किया हुआ है, देखो ये कितना अच्छा से कार्विंग की हुई है। तो ये है। और अगर आप बिहार की बात करो तो आप देखो, बिहार का लोकेशन की बात करें अगर हम, तो बिहार को आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो 3 स्टेट हैं जो आपको बिहार को लगते हैं। और इनकी जो बॉर्डर, ये जो बाउंड्री है वो नेपाल से भी टच होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपका टच होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अशोका का जो मैसेज था वो क्या था। अशोका मैसेज टू ही सब्जेक्ट, जो उनके जो प्रजा थी, सब्जेक्ट से यहाँ प्रजा को इंडिकेट करते हुए लिखा गया है। तो अशोका का क्या मैसेज था उनके सब्जेक्ट्स के, मतलब उनके प्रजा के लिए। उन्होंने कहा पीपल क्या है, वैरायटी ऑफ रिचुअल परफॉर्म करते हैं जब वो इल होते हैं, जब बीमार होते हैं, अब उनके बच्चों की शादी होती है, कोई बच्चा घर में पैदा होता है, या फिर वो किसी जर्नी पे जाते हैं, या कोई रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अभी भी आप देखोगे तो कोई भी अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, या किसी तीर्थ स्थल पे जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के टाइम में क्या होता है, काफ़ी आडंबर किया जाता है, आप कह सकते हो। रिचुअल जो है वो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो उन्होंने क्या, ये सारे जो रिचुअल हैं वो यूज़फुल नहीं है, किसी काम के नहीं है ये सारे रिचुअल, पैसे की बर्बादी है। क्या काम है आपको इतने सारे लोगों को बुला के खाना खिलाने का, अपने छोटा सा ऑर्गेनाइज कर दो, लोगों को खाना आप जिसको ज़रूरत है उनको खिला दो, तो ऐसा कुछ कर दो।
पर लोगों को तो करना है, बुलाना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, पार्टी करना है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो उसी तरह से अशोक का भी ऐसा मानना था कि ये सारी चीज़ें क्या है, बेवजह है, कोई मतलब नहीं है इन सारी रिचुअल का। उन्होंने बोला इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, कुछ और प्रैक्टिसेस अगर पीपल ऑब्जर्व करें, कुछ और प्रैक्टिसेस लोग फॉलो करें जो कि फ्रूटफुल होगा, जो कि ज़्यादा अच्छा होगा। वो प्रैक्टिसेस क्या थे, तो जेंटल रहो, मतलब स्लेव जो सर्वेंट है, आपके नौकर चाकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ों का, ट्रीट करो हर क्रिएचर को कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ, गिफ्ट दो ब्राह्मण और मॉन्क्स को। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज ओन रिलीजन। उनका ऐसा मानना था अपने रिलीजन को प्रेज करना और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना ये बहुत गलत बात है। हर किसी को एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए अगर इंडिया की बात करें अब अभी के सिनेरियो में भी, तो ये बात बहुत ही सही बात है। आज जो इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है डिफरेंट रिलीजन के बीच में, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हर रिलीजन अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। हर कोई जो भी जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसके अनुसार उसका रिलीजन सुपीरियर है दूसरे वाले रिलीजन से, जो कि एक कलह का कारण है, आप कह सकते हो। तो अभी भी अगर हम अशोक की जो धम्म की पॉलिसी है, अगर अभी के टाइम में भी हम फॉलो करें, तो आप देखोगे ये काफ़ी रिलेवेंट है। आज के टाइम में इतनी लड़ाइयाँ होगी ही नहीं अगर सब कोई इक्वली एक दूसरे का रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। तो वही बात है, पर लोग करते नहीं हैं। चलिए हम लेक्चर की तरफ देखते हैं। इफ वन प्रेज वन ओन रिलीजन, अगर कोई अपना एक रिलीजन को प्रेज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा अनदर रिलीजन को, तो क्या कर रहा है, उनका कहना था एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू ओन रिलीजन, अपने ही रिलीजन को ग्रेटर हार्म कर रहा है। ऑब्वियसली आप अगर किसी को गाली दे रहे हो, सामने वाला इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका गंदा मुंह तो आप ही का हो रहा है, आप ही उस गंदे लैंग्वेज को यूज करके सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मत दो। तो खुद का ही नुकसान करना हो गया ना। अगर आप किसी पे गुस्सा उतार रहे हो बेवजह, या फिर अपना तो गुस्सा उतार रहे हो तो खून खुद का जला रहे हो, तो मत जलाओ। तो वही बात है कि मत करो ये सारी चीज़ें, तो अपने आप को ही हार्म पहुंचाने वाली बात है। तो एक्चुअली वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। उनका कहना था कि सबकी, हर किसी को दूसरे के जो आइडियाज़ हैं जो रिलीजन के, उसको समझना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करो, तो उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन को इस लैंग्वेज में बोला है कि वो एक जो लोगों को समझ में आए, ना कि ऐसे ही हवा में बोल दिया है लोग समझे ना। तो उसको लेमैन लैंग्वेज में बोलने का उन्होंने ट्राई किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। Most modern Indian script have developed from ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से जो इंडियन के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डेवलप हुए हैं। अगर आप यहाँ देखो, ए लैंग्वेज, ए जो रिटर्न वर्ड्स है, ए को लिखा गया है, तो अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा गया था, फिर देवनागरी में ऐसे था, देखो अ को ही लिखा गया है, बंगाली में ऐसे लिखा गया है, मलयालम में ऐसे लिखा गया है, और तमिल में ऐसे लिखा गया है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये एक छोटा सा लिखा हुआ है चाइना ग्रेट वॉल के बारे में, चाइना के जो ग्रेट वॉल है। तो बिफोर द टाइम मॉडर्न एम्पायर के टाइम के पहले, अबाउट 2400 ईयर्स अगो, चाइना ने क्या किया था, शुरू कर दिया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कहलाता है अभी भी, उसको कंस्ट्रक्ट करना। क्यों करना शुरू कर दिया था, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके नॉर्दर्न फॉरेनर से, जो लोग आ रहे हैं, पैस्टोरल पीपल आ रहे हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, एंशिएंट एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th की, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ये पैस्टोरल पीपल कौन से थे। तो उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाते हैं। वो एडिशन टू दिस, इस वॉल के एडिशन के साथ क्या करते हैं, वो बहुत जगह जगह वॉच टावर भी बनाते हैं। और जो ये वॉल जो होती है वो 64 किलोमीटर लॉन्ग होती है, और ये स्टोन और ब्रिक से बनाई जाती है, और जो इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली आप सोच समझ सकते हो, इतनी लंबी जो अगर वॉल है तो उसके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, जुड़े होंगे। और जो वॉच टावर जो बनाया गया था वो 100 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे बनाया गया था, ताकि कड़ी निगरानी रखा जा सके ग्रेट वॉल पे कि कुछ ज़्यादा ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। सो गाइज,
जो मौर्यन एम्पायर है कोलैप्स्ड हो गया था आपका 2200 ईयर्स एगो तक, राइट। और इसकी जगह पे क्या हुआ था, बहुत सारे नए किंगडम उभर कर आ गए थे। इन नॉर्थ वेस्ट की अगर आप बात करें और नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करें तो जो किंग आए थे वो थे इंडो ग्रीक किंग, ठीक है। इंडो ग्रीक किंग आए थे और वो उन्होंने 100 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया था कि राज किया था आपका जगह पे, ओके। तो फिर अगर आप बात करो सेंट्रल एशिया की, या ये नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, तो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहाँ पे जो आए थे वो शाखाज का आया था। और अगर आपको पता हो शाखाज में बहुत ही वो महान राजा थे। आप बताओ उसका नाम क्या था जो महान राजा थे, आप लोग सबने आपने पढ़ा होगा, तो बताओ उसका नाम कमेंट सेक्शन में कि कौन से महान राजा थे। और जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन बहुत ही भारी मात्रा में लागू किया था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड कॉइन बहुत ही भारी मात्रा में किसने लागू किया था। और शाखा को फॉलो किया था कुषाण ने अबाउट 2000 ईयर्स एगो। और फिर अगर हम नॉर्थ की बात करें, सेंट्रल इंडिया की, अभी हमने बात किया नॉर्थ वेस्ट का जहाँ इंडो ग्रीक आए थे। और इंडो ग्रीक को क्या था, उन इंडो ग्रीक के बाद इंडो ग्रीक यहाँ आए नॉर्थ वेस्ट में। सेंट्रल एशियन में आपका एशिया की बात कर रहे हैं तो शाखाज आए। तो अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मौर्य का जो जनरल था पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने अपना किंगडम सेटअप किया था। और सुंगा को डायनेस्टी को फॉलो किया गया था कानवोज के द्वारा, एंड बाय रूलर फ्रॉम अदर फैमिली टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर। जब तक गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक क्या था कि उसको कानवाज की फैमिली ही आगे उसको कैरी ऑन कर रही थी, किंगडम अपना स्टैब्लिश कर रही थी। तो अगर आप शाखाज की बात करो तो शाखाज जो है वो रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में शाखाज ने अपना क्या किया था, अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और शाखाज को क्या बैटल करना पड़ रहा था काफ़ी सातवाहना से, हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अगर आप साउथ इंडिया की बात करो तो चोला, चेरा और पांड्य की को रूल हुआ था 2200 से 1800 ईयर्स एगो की बात करें तो। एंड उसके बाद 1500 ईयर्स एगो क्या था, 2 लार्ज किंगडम उभर कर आए थे, पल्लवा और चालुक्य की बात करें तो। और अगर आप सातवाहना किंगडम भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया था। सातवाहना जो किंगडम था आपका, वो कुछ इस्टेब्लिश्ड हुआ था कुछ 2100 ईयर्स एगो और लास्ट हुआ था कुछ 400 ईयर्स एगो तक। और फिर अराउंड 1700 ईयर्स एगो एक न्यू फैमिली रूल कर रही थी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया पे, वो था वकाटाका फैमिली, ओके। वकाटाका आपका डायनेस्टी, हम इसके बारे में अभी कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा सा लास्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आने वाले लेक्चर में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो आप देखो यहाँ चेरा, चोला और पांड्या, ये तीन जो थे वो तीनों इसमें साउथ इंडिया में थे। और नेक्स्ट आप देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ सिंध है, यहाँ मगध है, ये चालुक्य है, कलिंग है, पांड्य है और पल्लवा है। सो गाइस, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग देखते हो लेक्चर लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक करते रहा करो। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन आपका मिस हो जाएगा। आप बंसल ट्यूटोरियल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।